हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलो एरीन या फिर जिसको हम अराइल हैलाइड कहते हैं, उसमें कैसे किया जाता है, रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और किस तरह से उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है, उसके बारे में हमारा पूरा डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले इसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा विद प्रॉपर मैकेनिज्म, बिकॉज आफ्टर नोइंग द मैकेनिज्म ओनली वी विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर हम अराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड दोनों के बीच में कंपैरिजन करें कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे फास्ट होगा, तो अराइल हैलाइड के अंदर यूजुअली अल्काइल हैलाइड के कंपैरेटिवली जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो कम होता है, मतलब लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है इसके पीछे रीज़न, उसी को हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखिए, जैसे मान के चलिए ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है जहाँ पे हैलोजन आपका किसी कार्बन के साथ कनेक्टेड है। ये कार्बन आपका sp3 कार्बन है एंड मान के चलो मैंने इस हैलोजन को लेटर से Cl ले लिया। हम कोई भी हैलोजन ले सकते हैं बट सपोज मैंने Cl ले लिया और मैं यहाँ पे एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना चाहती हूँ। तो हमने कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिया और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन सेंटर पे अटैक करके Cl को यहाँ से लीव करवा देगा। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और उसके रिस्पेक्ट में जो लीविंग ग्रुप आपका लगा हुआ है उसको वहाँ से निकाल देगा। अब इसने R पे ही क्यों अटैक किया, तो बच्चों बहुत सिंपल सा लॉजिक है। कार्बन और Cl के बीच में R यहाँ पे कोई ना कोई कार्बन सेंटर को इंडिकेट कर रहा है, तो कार्बन और Cl में Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो Cl विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा किस पे अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आपका इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो ये प्रेफरेबली उसी जगह पे अटैक करना पसंद करेगा जहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन की कमी ज़्यादा दिखेगी। इसलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा R पे और यहाँ से Cl को निकाल के इस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा। इसी तरह का सेम रिएक्शन बच्चों अगर मान के चलिए हम अराइल हैलाइड में कराना चाहें, सपोज़ यहाँ पे भी हैलोजन को मैं Cl ले लेती हूँ और मैं यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना चाहूँगी, तो यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल किस तरह पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करके Cl को निकालने की कोशिश करता और यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा कैसा बनता, यहाँ पे भी प्रोडक्ट हमारा कुछ ऐसा बन जाता। लेकिन अगर मैं सपोज़ पहले रिएक्शन के रेट को रेट 1 कह रही हूँ और दूसरे रिएक्शन के रेट को रेट 2 कह रही हूँ, तो रेट 1 जो आपका होता है बच्चों वो बहुत ही ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेट 2। तो ऐसा क्या रीज़न है कि अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट होता है और अराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपके स्लो होते हैं। तो बहुत सारे रीज़न है बच्चों। सबसे पहला रीज़न देखिए, रीज़न नंबर 1 क्या कहा है कि कार्बन और Cl बॉन्ड एक्वायर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस एंड हेंस दिस बॉन्ड बिकम शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। मतलब कहने का ये है कि ये जो आपका अराइल हैलाइड है, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे Cl आपका बच्चों डायरेक्टली बेंजीन के रिंग से कनेक्टेड है। अब Cl के पास तो है लोन पेयर और ये लोन पेयर बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ क्या बना रहा है, कॉन्जुगेशन। तो उस कॉन्जुगेशन की वजह से कार्बन और Cl के बीच में क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा। क्योंकि रेजोनेंस की वजह से जब Cl अपना लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व करेगा तो कार्बन और Cl के बीच में एक डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा और उस डबल बॉन्ड के कैरेक्टर के आने की वजह से कार्बन और Cl के बीच का जो बॉन्ड होगा बच्चों वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड बॉन्ड अगर बच्चों यहाँ पे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर ले रहा है तो सिंगल बॉन्ड के कंपैरेटिवली डबल बॉन्ड का लेंथ क्या होता है, छोटा होता है। एंड लेंथ अगर आपका शॉर्ट हो जाएगा तो बॉन्ड आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और आप ये भी देख सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड के कंपैरेटिवली डबल बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो ज़्यादा होता है और जब बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग है तो उसको यहाँ से ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल के लिए। तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने की कोशिश करेगा वो ये कार्बन और Cl के बीच के बॉन्ड को उतना आसानी से ब्रेक नहीं कर पाएगा जितना कि ये आसानी से कहाँ पे ब्रेक कर पा रहा है, इस
अल्काइल हैलाइड के अंदर, क्योंकि अल्काइल हैलाइड के अंदर बच्चों जो Cl का लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, मतलब कार्बन और Cl के बीच में किस तरह का कैरेक्टर है, सिंगल बॉन्ड का, और सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना ज़्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। यही रीज़न है, पहला रीज़न कि जो अल्काइल हैलाइड होता है उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट होती है क्योंकि उसके बॉन्ड को ईजिली ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन जो आपका अराइल हैलाइड होता है उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी क्या होती है बच्चों, स्लो होती है, क्योंकि कार्बन और हैलोजन के बीच में किस तरह की कैरेक्टर आ जाती है, डबल बॉन्ड की कैरेक्टर, और उसी डबल बॉन्ड के कैरेक्टर के आने की वजह से उस बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है न्यूक्लियोफाइल के लिए। इसका मतलब है कि अराइल हैलाइड में उतना आसानी से हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करवा पाएंगे जितना कि आसानी से हम कहाँ पे करवा रहे हैं, इस अल्काइल हैलाइड के अंदर। रीज़न नंबर 2 क्या है बच्चों, तो रीज़न नंबर 2 ये है कि अराइल हैलाइड के अंदर जो कार्बन हैलोजन के बीच का बॉन्ड होता है ये लेस पोलर होता है एज कम्पेयर टू अल्काइल हैलाइड कार्बन हैलोजन बॉन्ड। अगर मैं बच्चों यहाँ पे सपोज एक अल्काइल हैलाइड लेती हूँ, लेट अस से CH3Cl, और एक अराइल हैलाइड ले लेती हूँ जिसमें बेंजीन के साथ आपका Cl कनेक्टेड है, मैंने दोनों जगह पे Cl को कॉमन ले लिया है। अब अगर बात करें बच्चों इस कार्बन की, तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड में जो कार्बन है ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है जिससे आपका Cl कनेक्टेड है, और यहाँ पे जिस कार्बन से आपका Cl कनेक्टेड है वो ये आपका sp2 कार्बन है। अगर हम sp3 और sp2 को कंपेयर करें तो sp3 कार्बन आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब यहाँ लॉजिक लगाइए, सपोज मैंने सपोज मैंने Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे 3 मान ली, लेट अस अज्यूम दैट मैंने Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 मान ली, और कार्बन का यूजुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, 2.1 होता है, ठीक है। तो अगर बच्चों मैं यहाँ पे सपोज sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 ले लेती हूँ, तो डिफरेंस कितना है कार्बन और Cl के बीच में, 3 - 2.1 विच विल बी 0.9 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो कार्बन जब sp2 हो जाएगा तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो sp3 से ज़्यादा होती है sp2 वाले की, तो इसका मतलब है अगर sp3 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है तो इसका मतलब sp2 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो लेट अस अज्यूम दैट मैंने इस sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 बता दी, तो अब मुझे बताइए कि 3.0 एंड 2.2 में डिफरेंस अब कितने का रह गया, 0.8 का डिफरेंस रह गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा sp2 कार्बन आपका अराइल हैलाइड में होता है जिससे हैलोजन कनेक्टेड है, ये वाला जो बॉन्ड आपका होता है ये लेस पोलर होता है, ये बॉन्ड आपका लेस पोलर है और ये बॉन्ड आपका मोर पोलर है। और जहाँ पे पोलैरिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पे डिफरेंस आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा होगा, वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएंगे, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, और जहाँ चार्ज ज़्यादा आएगा, जहाँ पे डेल्टा प्लस ज़्यादा होगा, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी ज़्यादा फास्ट होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि लेस पोलैरिटी की वजह से, सिंस आपका ये बॉन्ड क्या है, लेस पोलर है, तो लेस पोलैरिटी की वजह से न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो अराइल हैलाइड के केस में क्या हो जाता है बच्चों, थोड़ा सा स्लो हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 क्या है, पॉइंट नंबर 3 ये है बच्चों कि एक्चुअली में अगर मैं इस अराइल हैलाइड की ही बात करूं तो अराइल हैलाइड के अंदर सपोज मेरे पास क्लोरोबेंजीन है और मैं उसमें एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना चाहती हूं। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए बच्चों, ये हमारा अराइल हैलाइड है और सपोज मैं कोई न्यूक्लियोफाइल लेट अस से OH नेगेटिव को लेके आके और यहाँ पे अटैक कराना चाहती हूँ, तो OH नेगेटिव के पास भी क्या है बच्चों, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में है, और बेंजीन के पास है पाई इलेक्ट्रॉन, और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये सारा जो पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होता है बेंजीन के ऊपर, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे आके अटैक करने की कोशिश करेगा, ये बेंजीन का पूरा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको क्या करेगा, काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन देगा, और उस रिपल्शन के मिलने की वजह से भी न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक नहीं कर पाएगा। मतलब कहने का ये है कि जिस टाइम पे न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा होता है बेंजीन के कार्बन पे अटैक करने के लिए, जिस कार्बन पे हैलोजन कनेक्टेड होता है, उसी टाइम पे जो आपका बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो उस
इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को क्या करती है, काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन देती है और उस रिपल्शन के मिलने की वजह से भी न्यूक्लियोफाइल आपका आराम से अप्रोच नहीं कर पाता है। अब यहाँ पे बच्चों एक्चुअली में ये सारे कंडीशंस हमने देख लिया कि इन 3 रीजंस की वजह से जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो अराइल हैलाइड के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अराइल हैलाइड के अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा वो अल्काइल हैलाइड के अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा उससे काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। मतलब नॉर्मल कंडीशन में आपकी रिएक्शन नहीं होती है। तो क्या कंडीशन हमारा रिक्वायर होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अराइल हैलाइड के अंदर करवाने के लिए, क्या प्रॉपर मैकेनिज्म फॉलो करने चाहिए, उन सब के बारे में अब हमारा यहाँ पे डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसमें सबसे पहला जो मैकेनिज्म है, 2 तरह के मैकेनिज्म हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पहला मैकेनिज्म है एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। एडिशन एलिमिनेशन के नाम से ही पता लग रहा है कि पहले स्टेप में एडिशन होगी और दूसरे स्टेप में एलिमिनेशन होगी। तो बेसिकली अगर किसी अराइल हैलाइड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस मैकेनिज्म के थ्रू होगा तो रिएक्शन आपकी 2 स्टेप में चलेगी, ठीक है। और क्या क्या मेन पॉइंट है पहले उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देन उसके बाद हम उसके मैकेनिज्म पे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको हम प्रूव भी करेंगे कि ये पॉइंट एक्चुअली में मैंने क्यों लिखा है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, अराइल हैलाइड कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रीज़न बहुत सिंपल सा है बच्चों। देखिए अगर मान के चलिए आपके पास बेंजीन का रिंग है और यहाँ पे कोई हैलोजन लगा हुआ है, आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना चाहते हो। अब न्यूक्लियोफाइल कैसा स्पीशीज़ है, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ कहाँ पे अटैक करना प्रेफर करता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उसको कम दिखेगी। तो अगर बेंजीन के रिंग पे अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, बेंजीन के रिंग पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेना अपनी तरफ। और जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा तो बेंजीन के रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब बेंजीन के रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा आप काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी न्यूक्लियोफाइल को मौका मिल जाएगा और वो आराम से क्या करेगा, इस बेंजीन के रिंग पे अटैक करने की कोशिश करेगा। क्योंकि वो तो यही ढूंढ रहा था कि जैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हुआ वैसे वो अटैक कर देगा। तो इसीलिए अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हम यहाँ पे लगा देते हैं बेंजीन के रिंग पे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो ये पहला पॉइंट है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, कुछ रिएक्शंस अभी आप लोगों को देखेंगे यहाँ पे, तब आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअली में क्या कंडीशन होने चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर ताकि हम इस रिएक्शन को फास्ट बना सके। मतलब ताकि हम अराइल हैलाइड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काफ़ी आराम से करवा सकें। तो सबसे पहले गौर से देखिए, ये हमारा अराइल हैलाइड वाला पार्ट है और इस हैलोजन के रिस्पेक्ट में ये जो 2 ऑर्थो पोजीशन है, ये पोजीशन एज वेल एज ये पोजीशन, और हैलोजन के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन आपका पैरा पोजीशन है। इन दोनों ऑर्थो और पैरा पे एक एक NO2 ग्रुप लगा हुआ है और NO2 आपका ग्रुप कैसा होता है बच्चों, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, माइनस एम इफेक्ट लगाता है ये अपना। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम सिंपली हेलो बेंजीन के अंदर लेटे से यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, अगर मैं इसमें ही डायरेक्टली NaOH का रिएक्शन कराने जाती, नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। अभी क्या रीज़न दिया मैंने, ऊपर जितने भी 3 रीजंस दिए उन रीजंस की वजह से आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में तो पॉसिबल होगा नहीं। बट यहाँ देखो बच्चों, जैसे ही Cl के रेस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे एक एक -m ग्रुप आ गया, आपका जो NaOH का रिएक्शन है, मतलब NaOH के साथ जो रिएक्शन है इस मॉलिक्यूल का, ये जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा हीट देने से, जस्ट आप वार्म कर रहे हो तो भी यहाँ पे Cl को OH
नेगेटिव क्या कर रहा है, रिप्लेस करके रिएक्शन दे पा रहा है। मतलब कहने का ये है कि जब हम हैलोजन के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे कोई -m ग्रुप लगा देते हैं, या तो आप ऑर्थो पे लगाइए या तो पैरा पे लगाइए या तो आप सभी पोजीशन पे लगा दीजिए, ऑर्थो एज वेल एज पैरा, तो आपका जो रिएक्शन होता है वो आपका आराम से हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तब आपका रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में कभी भी किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ नहीं हो पाता है। तो यही पॉइंट लिखा है हमने, द प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पर्टिकुलरली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्यों मैंने मेटा पोजीशन नहीं कहा है उसको आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे जब मैं आपको मैकेनिज्म यहाँ पे समझाऊंगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि ऑर्थो एंड पैरा जो पोजीशन होता है उस पे अगर कोई -m ग्रुप आपका प्रेजेंट है तो आपका जो रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अराइल हैलाइड में वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हम देख सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की गई हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर पहले में Cl के ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी एक -m ग्रुप लगा हुआ है। तो ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है CH3OH आपका जस्ट एक सॉल्वेंट है बच्चों, और इस सॉल्वेंट के अंदर न्यूक्लियोफाइल कौन सा लिया है आपने, यहाँ पे सोडियम मेथॉक्साइड लिया है। CH3O- इज नथिंग बट मेथॉक्साइड आयन, दिस इज आवर न्यूक्लियोफाइल फॉर फर्स्ट रिएक्शन। तो यहाँ देखो बच्चों, जो हमें रिक्वायरमेंट थी कि ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे क्या होना चाहिए, एक -m ग्रुप होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, वो इस पहले मॉलिक्यूल के अंदर अवेलेबल है। इसलिए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा कार्बन पे और यहाँ से Cl को बाहर निकालेगा और इस तरह का एक प्रोडक्ट बना पाएगा। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहाँ पे भी Cl के जस्ट पैरा पोजीशन पे एक -m ग्रुप लगा हुआ है, तो कंडीशन यहाँ पे ये हमारे पास अवेलेबल हो गया। तो फिर से न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा यहाँ पे और Cl को बाहर निकाल के प्रोडक्ट बना पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखिए बच्चों, Cl के जस्ट ऑर्थो पोजीशन पे फिर से एक -m ग्रुप लगा हुआ है, मतलब कंडीशन हमारा प्रेजेंट है फिर से, तो ये फिर से अटैक करेगा कार्बन के ऊपर जहाँ पे Cl लगा है और Cl को यहाँ से बाहर निकाल देगा और यहाँ भी रिएक्शन दे देगा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे Cl के मेटा पोजीशन पे NO2 लगा है। हमारा कंडीशन क्या होता है बच्चों कि आपका जो -m ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो कहाँ पे मौजूद होना चाहिए, ऑर्थो या तो पैरा पे होने चाहिए। बट इस पर्टिकुलर केस में जो आपका -m ग्रुप है ये ना ऑर्थो पे है ना पैरा पे है, रेदर ये किस पोजीशन पे मौजूद है, मेटा पे। ऐसे केस में अगर आप न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कराना चाहोगे तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करके किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं देगा, मतलब देयर विल बी नो रिएक्शन व्हेनेवर एनी -m ग्रुप, एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट अदर देन ortho and para position. If it is present at the meta position, then there will be no nucleophilic substitution reaction under normal condition takes place. And in a similar way बच्चों, अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो इसमें तो Cl के रेस्पेक्ट में न ऑर्थो पे है न पैरा पे है, कोई भी पोजीशन पे नहीं है, तो यहाँ भी आपका नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। अब हम आते हैं बच्चों अपने मैकेनिज्म पे। तो मैकेनिज्म को एक बार समझ लेते हैं कि एक्चुअली में आपका रिएक्शन किस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चलेगा। तो सिंस ऊपर हमने क्या कहा बच्चों, हम किस मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। तो बच्चों जैसे देखो, मान के चलो मेरे पास एक फ्लोरोबेंजीन है जिसके पैरा पोजीशन पे मैंने NO2 ले लिया। एक बार मैं ऑर्थो पे भी लूँगी और एक बार मैं मेटा पे भी लेके आप लोगों को बताऊंगी कि क्यों हमारा NO2 ग्रुप या एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका कहाँ होना चाहिए, ऑर्थो एंड पैरा पे होना चाहिए, मेटा पे नहीं होना चाहिए। उसकी बात हम बहुत ही आसानी से इस मैकेनिज्म के थ्रू समझ पाएंगे। तो होता क्या है, जैसे मान के चलो मुझे इसका रिएक्शन NaOH के साथ कराना है, तो यहाँ पे ये जो OH नेगेटिव है दिस विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब होता क्या है बच्चों, यहाँ पे ये जो हमारे पास कार्बन है जिस पे Cl लगा है,
अब वो Cl में डेल्टा नेगेटिव होगा, कार्बन पे डेल्टा प्लस होगा। तो बेसिकली कार्बन और Cl के बीच का जो बॉन्ड है वो पोलार है और कार्बन पे है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो होता क्या है, OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करता है और अटैक करके ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे इनिशियली ब्रेक कर देता है। और जैसे ही पाई बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, आपको एक इंटरमीडिएट कुछ इस तरह का मिलेगा। Cl पहले से है, यहाँ OH आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से, और रिमेनिंग पाई बॉन्ड को एज इट इज़ लिख दीजिए। तो इस तरह का एक कार्बन आयन हमारा इंटरमीडिएट बना है। आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द कार्बन एटम। तो बेसिकली यहाँ पे इंटरमीडिएट हमारा क्या है बच्चों, कार्बन आयन हमारा इंटरमीडिएट है। और यही इस रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। अब ये जो बच्चों इंटरमीडिएट यहाँ पे बना है ना, ये एक्चुअली में क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कैसे देखिए, दिस नेगेटिव चार्ज इज एक्चुअली प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आने के बाद ये पाई बॉन्ड टूटेगा और टूटने के बाद ये क्या करेगा, पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज दे देगा यहाँ पे कुछ। और इस कार्बन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है। और बाकी सारे पाई बॉन्ड एज इट इज लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन पे जो आया है, ये एक्चुअली में फिर से इस पाई बॉन्ड के साथ क्या बना रहा है, कॉन्जुगेशन। तो इसको कॉन्जुगेशन में जब लगवा देंगे तो एक और हमें कैनोनिकल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड Cl OH और यहाँ पे एज इट इज़ NO2 हो गया। और उसके बाद बच्चों ये हमारे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, प्लस एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको यहाँ से भी मिलेगा। देखिए कैसे, दिस नेगेटिव चार्ज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन विद द डबल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड बिकॉज ऑफ दैट वन मोर कैनोनिकल स्ट्रक्चर आई विल गेट। और यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चों, Cl OH, यहाँ पे पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड अब एज इट इज रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम इस नेगेटिव चार्ज को अब इसके साथ कॉन्जुगेशन नहीं दे रहे हैं, रेदर हम किसके साथ दे रहे हैं, N डबल बॉन्ड O के साथ दे रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड और NO माइनस और यहाँ पे DT बॉन्ड हो। अब गौर से देखिए बच्चों, सिंस ये हमारा जो पहला स्टेप है यही हमारा RDS है, और बेसिक चीज़ ऑर्गेनिक का क्या कहता है, द रेट ऑफ रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट आपका यहाँ पे कौन है बच्चों, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन हो जाएगा। तो आपका जो कार्बन आयन है वो जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा वो उतना ही ज़्यादा आपका उस रिएक्शन का रेट क्या होगा, फास्ट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखिए, जब ये न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव ने इस कार्बन पे अटैक किया जहाँ Cl लगा है, तो नेगेटिव चार्ज आपका कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, ऑर्थो पे मिल रहा है, या तो पैरा पे मिल रहा है, या तो फिर से ऑर्थो पे मिल रहा है। किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर में आपका नेगेटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे नहीं मिल रहा है। अगर ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज है या पैरा पे नेगेटिव चार्ज है बच्चों, तो अगर इन्हीं पोजीशन पे हम कोई NO2 ग्रुप को लगा देंगे, तो आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया था, इस नेगेटिव चार्ज के आने से NO2 का जो पाई बॉन्ड है उसने क्या किया, इस नेगेटिव चार्ज को अपने साथ कॉन्जुगेशन में ले लिया, और कॉन्जुगेशन में लेके इस नेगेटिव चार्ज को काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर दी। तो अगर नेगेटिव चार्ज आपका पैरा पे बनेगा, तो पैरा पोजीशन पे अगर कोई NO2 ग्रुप आप लगा दोगे तो उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी मिल जाएगी। उसी तरह से जैसे यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ पे इस पहले वाले स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज आपका मौजूद कहाँ पे है, तो नेगेटिव चार्ज आपका मौजूद है ऑर्थो पोजीशन पे। अगर मान के चलो ऑर्थो पे भी कोई एक NO2 ग्रुप आपका होता, तो नेगेटिव चार्ज जो ऑर्थो पे बना था ये भी क्या करता, N डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाता, और कॉन्जुगेशन में आके नेगेटिव चार्ज को काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता। तो जस्ट मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अगर नेगेटिव चार्ज आपका ऑर्थो एंड पैरा पे बन रहा है, तो आप उन्हीं पोजीशन पे अगर किसी NO2 ग्रुप या कोई भी अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को डाल दोगे, तभी उन नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी मिल पाएगी। और जितना ज़्यादा स्टेबल आपका कार्बन आयन होगा, उतना ज़्यादा
क्या, रेट ऑफ रिएक्शन भी होगा। तो यही रीज़न है कि ऑर्थो और पैरा पे ही कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को रखा जाता है। अगर बच्चों में यहाँ पे लेटेस्ट इसके मेटा पोजीशन पे NO2 को लगा देती, सपोज यहाँ पे मेटा पोजीशन पे NO2 होता इंस्टेड ऑफ ऑर्थो एंड पैरा, तो बच्चों यहाँ देखो किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज आपका मेटा पोजीशन पे डेवलप नहीं हो रहा है। और जब यहाँ पे या तो ऑर्थो पे होगा नेगेटिव चार्ज या तो पैरा पे होगा, तो मेटा पोजीशन पे अगर आप NO2 को डाल भी दोगे तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी तो मिलेगी नहीं कॉन्जुगेशन की वजह से, मतलब NO2 का पाई बॉन्ड रेजोनेंस में आ नहीं पाएगा नेगेटिव चार्ज की वजह से। इसीलिए NO2 को अगर मेटा पोजीशन पे आप डालते भी हो तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को कोई भी ज़्यादा फायदा नहीं होगा। और यही रीज़न है बच्चों कि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज अगर ऑर्थो एंड पैरा पे बन रहा है तो आपका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो भी कहाँ कहाँ पे होना चाहिए, ऑर्थो या फिर पैरा पे ही होना चाहिए। और जैसे बच्चों यहाँ पे ये पहला स्टेप में हमारा इंटरमीडिएट बना, ये जो पहला इंटरमीडिएट है यही आपको ये टोटल 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में भी एग्जिस्ट करता हुआ दिखेगा, बिकॉज दिस इंटरमीडिएट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन रेजोनेंस, और उस रेजोनेंस की वजह से काफ़ी सारे पॉसिबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हमें मिल सकते हैं। अब होगा क्या, देखो सेकेंड स्टेप आएगा, स्टेप नंबर 2, जो कि हमारा फास्ट होता है यहाँ पे। और फास्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों, देखो ये जो नेगेटिव चार्ज आपका आया है, ये नेगेटिव चार्ज फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के बेंजीन को एरोमेटिसिटी रिटेन करा देता है। क्योंकि पहले स्टेप को हमने बच्चों स्लो क्यों कहा था, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे इस स्टेप के अंदर बेंजीन की एरोमेटिसिटी लॉस हो रही है। इनिशियली देखिए आपका रिएक्शन से पहले ये जो रिंग था आपका बेंजीन का, ये एरोमेटिक था, लेकिन जब OH नेगेटिव ने अटैक किया तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन आपका sp3 हो चुका है। और sp3 होने की वजह से अब ये रिंग आपका एरोमेटिक तो हुआ नहीं। तो इसका मतलब अपना जो यहाँ पे बेंजीन पहले स्टेप में एरोमेटिसिटी को लॉस कर रहा है, तो उसको हम सेकेंड स्टेप में उसकी एरोमेटिसिटी को क्या करते हैं, रीगेन करवा देते हैं। और कैसे करेंगे, तो देखिए ये जो पहले स्टेप में हमारा इंटरमीडिएट मिला था बच्चों, जिसमें क्या है, यहाँ Cl, यहाँ OH, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, होगा क्या सेकेंड स्टेप के अंदर, ये जो नेगेटिव चार्ज आपका ऑर्थो पे आया था उसको हम यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे और Cl को बाहर निकाल देंगे। यही स्टेप हमारा फास्ट है। फास्ट स्टेप इसको हम क्यों कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एरोमेटिसिटी है ये रिटेन हो रही है और मॉलिक्यूल अपने आप को एरोमेटिक बहुत ही जल्दी बनाना चाहेगा, तो इसीलिए ये रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, फास्ट होगा। तो ये हमारा हो गया फाइनल प्रोडक्ट, और यही फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या है बच्चों, मेजर प्रोडक्ट है। तो इस तरह से बच्चों आप लोग मैकेनिज्म आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। रिएक्शन 2 स्टेप में चल रही है। पहला स्टेप आपका स्लो होगा जिसमें OH नेगेटिव अटैक करता है कार्बन पे, और कार्बन पे अटैक करके यहाँ पे कार्बन आयन का इंटरमीडिएट बनाता है। आपका कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन की रेट उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरी बात यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दोबारा से एरोमेटिक रिंग बना देता है बेंजीन का और लीविंग ग्रुप को निकाल देता है। तो सबसे पहले स्टेप को हम बच्चों क्या कहेंगे, पहले स्टेप को हम कहेंगे एडिशन स्टेप। एडिशन स्टेप क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इस मॉलिक्यूल में जाके ऐड हो रहा है। और दूसरे स्टेप को हम क्या कहेंगे बच्चों, एलिमिनेशन स्टेप, क्योंकि दूसरे स्टेप के अंदर Cl का एलिमिनेशन हो रहा है, यहाँ से Cl निकल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इस पूरे रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों फाइनली इस तरह का मैकेनिज्म होता है। बस ये लाइन जरूर याद रखिए क्वेश्चन को समझने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार आप लोगों को रेट के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो जितना ज़्यादा आपका कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। इसका क्या मतलब है उसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो रेट के अंदर आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे मान के चलिए बच्चों, आपको मैंने कहा कि एक तो ये मॉलिक्यूल है मेरे पास, एक मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, एक मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, और एक मेरे पास ये मॉलिक्यूल है।
और इन चारों का मुझे एक एक करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है। सपोज NaOH के साथ। सपोज पहले रिएक्शन का रेट में R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3 और फोर्थ रिएक्शन का R4 लेती हूँ। हमें R1, R2, R3 एंड R4 के बीच में रिलेशन बताना है कि क्या वहाँ पे सीक्वेंस होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ये जो पूरा मैकेनिज्म है वो किस रिएक्शन के अकॉर्डिंग चल रहा है, मतलब किस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग आपका ये पूरा रिएक्शन चलेगा, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। और एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन में आपका जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। कार्बन आयन कहाँ कहाँ पे बनता है, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे बनता है। तो अब लॉजिक लगाइए कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा पहले स्टेप में यहाँ पे, तो नेगेटिव चार्ज या तो ऑर्थो पे डेवलप होगा या तो पैरा पे डेवलप होगा, राइट। अब पहले वाले क्वेश्चन में नेगेटिव चार्ज जो ऑर्थो या पैरा पे है उसको स्टेबिलिटी ऑफर करने के लिए कोई भी -m ग्रुप नहीं लगा है तीनों में से किसी भी पोजीशन पे। बट दूसरे वाले केस में एक -m ग्रुप लगा हुआ है ऑर्थो पे, थर्ड वाले केस में दो जगह पे -m ग्रुप लगे हुए हैं, एंड लास्ट वाले केस में तीनों ही पोजीशन में -m ग्रुप लगे हैं। तो लास्ट वाला जो केस है वहाँ पे तीनों जगह पे जो नेगेटिव चार्ज आया है उसको कौन स्टेबिलिटी देगा, NO2, क्योंकि NO2 आपका -m ग्रुप है तो नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ करेगा। कैसे करेगा तो इसको भी एक बार देख लीजिए। जस्ट ये जो NO2 है, लेटर से मैंने इसको कुछ इस तरह से लिख दिया। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे इसके साथ कॉन्जुगेशन बनाएगा। फिर से ये नेगेटिव चार्ज भी क्या करेगा, इस NO2 के साथ कॉन्जुगेशन बना देगा। ये भी नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस NO2 के डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन बना देगा। तो यहाँ पे तीनों नेगेटिव चार्ज को कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी मिल रही है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉन्जुगेशन होंगे, सिर्फ 2 ही -m ग्रुप है, यहाँ पे 3 -m ग्रुप है, यहाँ पे 1 -m ग्रुप है और यहाँ पे 0 -m ग्रुप है। तो जितने ज़्यादा -m ग्रुप आपके होंगे ऑर्थो एंड पैरा पे, उतना ही ज़्यादा आपका कार्बन आयन स्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा कार्बन आयन स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा रेट होगा R4 का, फिर R3 का, फिर R2 का, और सबसे स्लो रिएक्शन किसका होगा बच्चों, R1 का होगा। इसी तरह से बच्चों ये जस्ट जो ऊपर मैंने बताया वही लाइन लिखा गया है। द NO2 ग्रुप स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज थ्रू रेजोनेंस एट ऑर्थो एंड पैरा बट नॉट एट द मेटा पोजीशन। जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि पहले स्टेप के अंदर जो कि हमारा स्लो स्टेप है बच्चों, उसमें नेगेटिव चार्ज आपका कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, या तो ऑर्थो पे मिल रहा है या तो पैरा पे मिल रहा है, मेटा पे नहीं मिल रहा है। इसलिए अगर ऑर्थो पे अगर कोई -m ग्रुप लगाओगे या पैरा पे -m ग्रुप लगाओगे तभी जाके आपका जो रिएक्शन होगा उसकी स्पीड अच्छी होगी, लेकिन अगर मेटा पे लगाओगे तो रिएक्शन आपकी नहीं होगी। इसी तरह से एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चों पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, हैलोजन कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहाँ पे बच्चों ये हमारा फ्लोरीन है, लेटर से मैं इसका रिएक्शन NaOH के साथ कराना चाहती हूँ, और एक आपका है आयोडीन जिसका रिएक्शन मैं यहाँ पे NaOH के साथ कराना चाहती हूँ। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है बच्चों, पहला स्टेप ही हमारा स्लो स्टेप है, तो रिएक्शन का रेट कैसा होगा वो डिसाइड आपका करता कौन है, काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग स्लो स्टेप करता है। तो OH नेगेटिव अगर यहाँ अटैक कर रहा है मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग और यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो बेसिकली नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा ऑर्थो पे, और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और यही नेगेटिव चार्ज बच्चों यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू कहाँ कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, पैरा पे, और पैरा के साथ साथ इस ऑर्थो पे भी, ठीक है। बट हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, बस हमें ये बताना है कि इन दोनों रिएक्शन में कौन सा मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन आपका फास्ट होगा बच्चों। तो लॉजिक लगाइए, बहुत सिंपल है यहाँ पे इसको समझना। पहली बात बच्चों यहाँ पे देखो कि ये जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है जो ऑर्थो पे आया है, और यहाँ पे भी जो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आया है जो कि बाद में जाके यहाँ पे पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन, अनदर ऑर्थो पोजीशन पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा रेजोनेंस के थ्रू। सबसे पहले देखिए, जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, अब उस कार्बन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है और यहाँ पे कार्बन और आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड आपका ज़्यादा पोलार है,
तो ज़्यादा पोलार वही बॉन्ड होता है जहाँ पे एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है। तो डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द होल पीरियोडिक टेबल। तो जहाँ पे पोलैरिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पे बॉन्ड आपका ज़्यादा पोलार होगा, वहाँ पे बच्चों डेल्टा प्लस जो होगा कार्बन पे वो ज़्यादा होगा, और यहाँ पे डेल्टा प्लस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज़्यादा है वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है वो ज़्यादा फास्ट होता है। न्यूक्लियोफाइल हमेशा उसी जगह पे सबसे पहले अटैक करेगा जहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा दिखेगी। जहाँ डेफिशिएंसी ज़्यादा वहाँ पे अटैक भी न्यूक्लियोफाइल का फास्ट हो जाता है। तो ये तो एक रीज़न हुआ बच्चों कि जो बॉन्ड आपका है कार्बन और फ्लोरीन का वो सबसे ज़्यादा पोलार है। इसी वजह से यहाँ के इस कार्बन पे, फ्लोरीन वाले कार्बन पे अटैक करना न्यूक्लियोफाइल के लिए ज़्यादा आसान होगा। दूसरी बात, यहाँ पे पहले स्टेप में क्या मिल रहा है बच्चों? नेगेटिव चार्ज, मतलब कार्बन आयन मिल रहा है। अब कार्बन आयन को स्टेबिलिटी कैसे हम पता लगाएंगे कि इन दोनों कार्बन आयन में कौन ज़्यादा स्टेबल है? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म के अंदर किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पे। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि जो फ्लोरीन और आयोडीन है उसमें फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो आई के माइनस आई इफेक्ट से कहीं ज़्यादा होता है। तो अगर माइनस आई आपका फ्लोरीन का ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी भी कौन ज़्यादा देगा? फ्लोरीन ही देगा, क्योंकि जितना अच्छा माइनस आई ग्रुप होगा उतना ही ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके नेगेटिव चार्ज को काफ़ी ज़्यादा कम कर देगा। और नेगेटिव चार्ज अगर काफ़ी ज़्यादा कम हो गया तो स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि एक तो आपका पोलैरिटी हो गया रीज़न कि आपका जो कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड है वो ज़्यादा पोलार है, और कार्बन पे डेल्टा प्लस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए न्यूक्लियोफाइल बहुत ही फास्ट अटैक करता है। और दूसरा रीज़न है फ्लोरीन का माइनस आई भी काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू माइनस आई ऑफ आयोडीन, और उसकी वजह से भी जो आपका कार्बन आयन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बनता है। एंड जिसका कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होगा उसका रेट भी आपका ज़्यादा होगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका बच्चों, मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इस पर्टिकुलर रिएक्शन में फ्लोरोबेंजीन होगा, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव आपका कौन होगा? आयोडोबेंजीन होगा। और रीज़न मैंने दे दिया, सबसे ज़्यादा बॉन्ड की पोलैरिटी भी यहाँ पे है, जिसकी वजह से कार्बन पे डेल्टा प्लस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल काफ़ी फास्ट अटैक करेगा। एंड दूसरी रीज़न यहाँ पे हम क्या देंगे? तो दूसरा रीज़न यहाँ पे हम देंगे कि जो आपका नेगेटिव चार्ज बनता है स्लो स्टेप में, कार्बन आयन जो बनता है उसको फ्लोरीन का माइनस आई भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफर करेगा। अब बच्चों क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको इसी तरह से आते हैं एग्जाम में। जैसे यहाँ पे देखिए NaOCH3 ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। अब ये यहाँ पे अटैक करेगा या नहीं करेगा, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, कैसे पता चलेगा? तो हमें बस इतना ही देखना है कि जो हैलोजन जिसको हम हटाना चाहते हैं, जिसको रिप्लेस करना चाहते हैं एक गिवन न्यूक्लियोफाइल के साथ, क्या उसके ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या नहीं है। मोस्ट कॉमनली बच्चों आपको NO2 दिया जा सकता है, एंड इन सम केसेस आपको CF3 या CCl3 भी दिया जा सकता है। ये तीन मोस्ट कॉमन आपके ग्रुप्स होते हैं, बट मोस्ट प्रेफरेबली आपको NO2 ही दिया जाएगा। तो अगर हैलोजन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे कोई -M ग्रुप आपका अच्छा वाला होगा तो उसी के वजह से आपकी रिएक्शन आगे बढ़ेगी, और ये OCH3 माइनस क्या करेगा? इसको अटैक करेगा इस कार्बन पे, और यहाँ से हैलोजन को हटा के प्रोडक्ट बना पाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें बच्चों तो दो हैलोजन है, लेकिन गौर से देखिए Cl के रेस्पेक्ट में NO2 मेटा पोजीशन पे है, लेकिन फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में आपका जो NO2 है वो पैरा पोजीशन पे है। हमें रिक्वायरमेंट क्या होती है? हैलोजन के ऑर्थो या पैरा पे कोई -M ग्रुप होना चाहिए, ना कि मेटा पे, रिएक्शन को करवाने के लिए। तो ये OH नेगेटिव किसके ऊपर अटैक करेगा? ये अटैक करेगा फ्लोरीन पे, और फ्लोरीन पे अटैक करके यहाँ से इसको हटाएगा, और ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे फॉर्म करेगा। तो आई होप बच्चों आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग करवाते हैं। मेन पॉइंट बस ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके पास कोई अराइल हैलाइड है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप कराना चाहते हो तो नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन अगर उस मॉलिक्यूल के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप लगा देते हो तो रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है कार्बन आयन वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाता है, और उसकी स्टेबिलिटी की वजह से रिएक्शन की स्पीड भी आपकी
थोड़ी सी आसान हो जाती है, मतलब फास्ट हो जाती है, और रिएक्शन आपका नॉर्मल कंडीशन में भी होना शुरू कर देता है। अगर बच्चों वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, एज़ वेल एज़ जिन व्यूअर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, आप लोग कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको और भी ज़्यादा वीडियोस मिल सके। थैंक यू वेरी मच।